चलो now so what was Rutherford models experimental setup? उसके 3 पॉइंट्स हैं जो हम कल देख रहे थे। कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? That is experimental setup of Rutherford model। इसमें इन्होंने क्या किया? सबसे पहले हम ये देखेंगे जो उन्होंने गोल्ड लीफ ली थी वो कितने एटम ठीक थे। कनिष्का मिश्रा बताओ जरा, बोलो। बहुत अच्छा। So he selected a gold foil. Rutherford selected a gold foil which was 1000 atom thick। सेकंड देखिए, अल्फा particles are double charged helium ions, so alpha particles bombarded on gold foil which have 2 units of पॉजिटिव चार्ज। देखो कोई बात कर रहा है पॉजिटिव चार्ज एंड 4 यूनिट्स ऑफ मास। तीसरी चीज अल्फा पार्टिकल, ये लग रहा था कि अगर होगा भी तो would be deflected by सब एटॉमिक पार्टिकल्स बाय वेरी स्मॉल एंगल। क्योंकि हमने आपको कल भी बताया था अल्फा पार्टिकल एक फुटबॉल की तरह होंगे, क्योंकि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन एक सरसों के दाने की तरह होंगे। अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा सा ही डिफ्लेक्शन होगा। समझ में आई बात कि नहीं? देयर विल बी वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शन। ओके, एक सरसों का दाना एक फुटबॉल को कितना डिफ्लेक्ट करता है? अगर वो फुटबॉल आ रही हो तो हार्डली 1 डिग्री या 2 डिग्री का होगा, और 180 डिग्री का तो हो भी नहीं सकता कि सामने सरसों का दाना फुटबॉल जाए और उससे टकरा के लौट, ऐसा कहीं हो सकता है? सो थोड़ा बहुत 1 डिग्री तक तो चल सकता था। ऐसा हुआ भी बहुत सारे तो हैं, क्योंकि लेकिन वो दूसरी वजहों से हुआ, क्योंकि एटम के अंदर बहुत सारी जगह खाली है। जैसे जोधपुर में एक कॉस्को की बॉल रख दो और बाकी अल्फा पार्टिकल के और खूब सारी कॉस्को फेंको, तो कितने चांस हैं कि उस कॉस्को से टकराएंगे? बहुत कम, क्योंकि ये पूरे जोधपुर से अगर बॉल जा रही है तो उससे टकराने के तो बहुत कम चांस है, और वैसा यहाँ हुआ भी। सो इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी स्मॉल डिफ्लेक्शन, देयर वुड बी स्मॉल डिफ्लेक्शन of alpha particle due to electrons of alpha particles। अब जरा देखो, तब तक रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की भी खोज कर ली थी, तो उनको अपने मॉडल में प्रोटॉन भी तो डालना था। पहले तो उनके पहले तो इलेक्ट्रॉन चल रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है कि अगर हमारे पास ये डिफरेंट लेयर है गोल्ड फॉइल के, तो उसमें कहीं ना कहीं हमको इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस लेना पड़ेगा, और न्यूक्लियस में सारा मास है। न्यूक्लियस में तो 79 प्रोटॉन है और 100 के करीब न्यूट्रॉन है। समझो 179 यूनिट का मास। अब 2 यूनिट का मास आए और 79 पॉजिटिव चार्ज के पास, तो बिल्कुल एक होता है हेड ऑन कोलिजन। कभी तुमने कैरम बोर्ड की गोटी में देखा है कि एक गोटी मारो और सर से सर टकराए, यानी यहाँ से आए और ये भी इसी का हेड है, तो यहाँ से जब इसको ये टक्कर तो यहाँ पे टक्कर करे। एक ऐसी भी गोटी होती है कि जब तुम मारो तो वो यहाँ से करते हुए यहाँ से निकल जाए, तो वो थोड़ा टेंजेंशियल कोलिजन। एक होता है हेड ऑन
और एक होता है साइड से। कभी भी तुम ऐसा भी करते हो, स्ट्राइकर से मारते हो तो किनारे से होकर गोटी चली जाती है, सीधे भी नहीं मारते। तुम्हें मालूम है कि हल्का सा मारेंगे तो उधर चली जाएगी, उसको कहते हैं टेंजेंशियल कोलिजन। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो अल्फा पार्टिकल इसके पास से गुजरे, लेकिन रिपल्शन की वजह से क्या हुआ बताओ? थोड़े एंगल पे रिपल होगा, रिपल्सन तो होगा ही ना। सीधा तो कोलाइड नहीं कर सकते, प्रोटॉन के संपर्क में सीधा प्रोटॉन नहीं आ सकता एट ए डिस्टेंस। अगर सीधा टक्कर मारते तो इस कमरे में इतना शोर हो जाता कि बैठना मुश्किल हो जाता। सब पार्टिकल टकराने को ऐसे टकराते हैं। इट इज कॉल्ड एट ए डिस्टेंस कोलिजन। इस कमरे में जितने पार्टिकल टकराने जाते हो कैसे टकरा रहे हैं, इसको कहते हैं एट ए डिस्टेंस कोलिजन। क्योंकि इस एटम में भी इलेक्ट्रॉन है और जो आ रहा है उसमें भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से टच हो पाएगा? तो इसलिए ये डिस्टेंस, ये कैसा कोलिजन है? एट ए डिस्टेंस कोलिजन। नहीं तो शोर होता इस कमरे में, नहीं होता। तो यहाँ पर भी जो कोलिजन है वो कैसा हुआ? एट ए डिस्टेंस। अब मोस्टली जो ऐसे थे तो वो सीधा सीधा निकल गए, जो बहुत सारे हैं तो ऐसे, और कुछ जो है टेंजेंशियल कोलिजन किए तो ऐसे निकल गए। कुछ ऐसा भी हुआ कि इससे इसके पास से गुजरे तो यहाँ पे कोलिजन हुआ। और बहुत सारों को तो सीधा निकालना है, उनको रास्ता बता दो कि तुमको सीधा निकलना है तो सीधा निकल जाएंगे चुपचाप। और कुछ तो ऐसे हुए कि जिन्होंने सर से सर टकरा दिया। ये देखो, मान लो इस पार्टिकल के सर से इसका सर टकरे तो फिर यहाँ तक आए और फिर ऐसे आए। इसको कहेंगे 180 डिग्री रिवर्सल। सो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ऑब्जर्वेशन में क्या देखा गया? मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ड अनडिफ्लेक्टेड एंड सम वर डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल। तो दी, और उसका फिर बाद में सेंटिलेशन पाया गया। ऐसा हमने 2 ही एटॉमिक लेयर बनाई है, आप ज़्यादा भी बना सकते हो। ऐसा बनाने को नहीं आएगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है। जो केमिस्ट्री है, अगर आपसे कहा जाए कि उसको 2 युग में डिवाइड करो, 2 ईरा, तो कहा जाएगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पहले और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद। केमिस्ट्री में इस एक्सपेरिमेंट ने कयामत ला दी। कई दिन तक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनता है। तो ना, तो हम लोगों ने देख लिया, ये तो रहा सेटअप। अब इस सेटअप के ऑब्जर्वेशंस क्या थे, इन्होंने इस सेटअप में क्या क्या चीज नोटिस की, तो वो 3 ऑब्जर्वेशंस देखो। तो पहला है, सेटअप भी पूछा जाएगा तो 3 मार्क का पूछा जाएगा और 3 पॉइंट्स। अब ऑब्जर्वेशन, जब कोई आप ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो कुछ चीजें नोट करते हो, ऑब्जर्वेशंस। अब जैसे अमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये खूब पानी पीते हैं बोतलें भर भर के, तो इन्होंने नोटिस किया मेरी किडनी खूब बढ़िया चमाचम है और चेहरे पे भी चमक आ रही है, और ये अमन रहे या ना रहे, इनकी किडनी म्यूजियम में फंक्शन करती रहेगी, इतनी ज़्यादा जोरदार। अब समझ आया? सो उससे कुछ ऑब्जर्वेशंस आए। तो क्या ऑब्जर्वेशंस आए? दैट इज मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू गोल्ड फॉइल। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है, पास्ड अनडिफ्लेक्टेड, यही तो कहना चाहते हो, पास्ड स्ट्रेट, पास्ड स्ट्रेट, वो अपने पाथ से डेविएट ही नहीं हुए, यानी वो न्यूक्लियस के पास से भी नहीं गुजरे। पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, वो अरविंद नगर से गुजरे, जोधपुर के सेंटर से भी नहीं गुजरे। और फिर some of alpha particles were deflected by the foil by small angle। कुछ ऐसे थे जो कुछ स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हुए। नोएल इधर ध्यान दो। some of the सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन बोलो। Some of the particles, some of the alpha particles deflected and
बोलो Some of the alpha particle reflected small. by small. Some of the alpha particles were deflected by foil. अभी तीनों पॉइंट तुमसे पूछते हैं मॉडल. were deflected by foil. तो ये जो गोल्ड फॉइल है, ये चीज गोल्ड फॉइल है, तो क्या हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से हुए, और एक के बारे में क्या देख रहे हैं, या 180 डिग्री है ना, रिकॉइल हो गया. सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, बाय स्मॉल एंगल्स. और तीसरा पॉइंट क्या है कि 1 out of 12,000 particles, 1 out of 12,000 में से एक, वो क्या हुआ, appeared to rebound, appeared to rebound. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. इसी से पता चल गया कि कोई ऐसी चीज है अंदर जो बहुत ज्यादा सॉलिड है, जिसकी डेंसिटी अल्फा पार्टिकल से मिलियन बिलियन ट्रिलियन टाइम्स ज़्यादा, इतनी ज़्यादा. न्यूक्लियस बहुत डेंस है और साथ में उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज भी है. पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ नहीं है जैसा वो बता रहे थे स्फीयर, कहीं कंसंट्रेटेड है, तभी तो उसमें इतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है कि रिपल्सन कर देता है. इतनी तेज अल्फा पार्टिकल जो हम लोगों की जान ले ले, बताओ, और उसको भी वो रिपेल कर दे रहा है. कितनी फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल होगा जो यूरेनियम से निकला है, और लेकिन बहुत ज़्यादा डेंसिटी होनी चाहिए. कमाल की बात होगी कि वो नहीं ले और उसको कह दे तुम चले जाओ, तो जरूर कहीं ना कहीं डेंस चीज़ होगी कि नहीं. तो वो न्यूक्लियस सब जगह मास फैला नहीं है. उन्होंने कहा मास कहीं कंसंट्रेटेड है. अगर हमने जैसे बताया कि कॉस्को के बाद तुम कतर के कैंची से पूरे में फैला दो, तब डेंसिटी ज़्यादा होगी कि एक जगह रखोगे तब. तो उन्होंने देखा कि मास पूरे में जगह फैला देंगे तो उसमें इतना डेंसिटी नहीं रह जाएगी कि अल्फा पार्टिकल को रोक सके, और इलेक्ट्रॉन में हिम्मत नहीं है इतनी छोटी सी चीज़ में. तो इसका मतलब है मास इज नॉट डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द एटम, इट इज कंसंट्रेटेड इन ए हाईली कन्फाइंड स्पेस. सो उस चीज़ को क्या कहा गया, न्यूक्लियस. ये वर्ड रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया कि द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ठीक है, वेयर कितना मास, मोस्ट ऑफ द मास. ऑल द मास क्यों नहीं कहा, बताओ. हाँ ये सही बता रहे हैं, उन्होंने बता दिया. इलेक्ट्रॉन तो चारों ओर घूम रहे, बहुत बड़ी बात है. 9th में बहुत सालों बाद ऐसे सुनने को मिलता है. जैसे इन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ द मास के लिए इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन तो सेंटर में नहीं है ना, प्रोटॉन और न्यूक्लियन, प्रोटॉन से भी अभी न्यूक्लियस की खोज ही नहीं हुई है. अभी तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि प्रोटॉन. न्यूट्रॉन तो जब चैडविक करेंगे 1932 में तब नाम दिया जाएगा. मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, इसलिए न्यूट्रॉन वर्ड इन्होंने कहीं नहीं लिखा, ठीक है. और मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज की मोस्ट ऑफ द मास. बहुत अच्छा, जैसा इन्होंने बताया ऑल पॉजिटिव चार्ज. क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो सब वही है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं. तो ये बहुत बड़ी बात बोली कि मोस्ट ऑफ द मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास छोड़ना है, वो बाहर घूम रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं कि नहीं, सोलर सिस्टम की तरह इनका मॉडल है. और मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन तो सारे वही. तो इस कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल, यानी अगर एटम के 0.001% हिस्से में 99.99% मास है. समझ लो, 0.001 समझते हो कि पूरे एटम के कितने वॉल्यूम में, 0.001 वॉल्यूम में, और सारा लगभग सारा मास है कि नहीं. तो हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछनी है कनिष्का मिश्रा आपसे, मुझे बस आप 3 ऑब्जर्वेशन बताएं. Most of the fast-moving alpha particles are in straight line. Fast in straight line. Some of the alpha particles are reflected as a small angle. Or out of 12,000 alpha particles,
One is rebound. तुम्हारे संगत बहुत अच्छा असर है, देखो उसने लिखा तीनों पॉइंट, आपका संगत रंग ला रहा है। अब मुझे बताओ तीनों पॉइंट। Most of the fast particles pass through straight and are equal while none of the alpha particles were reflected. वन की बात मत करो, सेकंड पॉइंट Some of the alpha particles were reflected while some angles, स्मॉल एंगल। small angles or one of the plus thousand particles appear to be rebound. चलो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन। अब इससे उन्होंने कुछ कंक्लूजन भी निकाले। जब कुछ तुम देखते हो तो कुछ कंक्लूड करते हो कि नहीं, तो उससे निष्कर्ष निकाला। ये हो गया प्रेक्षण, और प्रेक्षण से क्या पता चला, अब निष्कर्ष। तो व्हाट वर द कंक्लूजन, जरा पढ़ो। कंक्लूडेड, अगले 3 पॉइंट कंक्लूजन है। इससे पता चलता है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed without reflection। उसका रीजन भी दिया, as most of the alpha particles passed without reflection। Second, very few were deflected from their path, indicating that positive charge of atom occupies very little space। कुछ जो है वो स्मॉल एंगल में डिफ्लेक्ट हुए, इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज इज occupied in a very little space। So very few particles, तो इससे पता चल रहा है पॉजिटिव चार्ज is confined in very little space, as very few alpha particles deflected by small angles। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि किसी भी एटम में सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? इट इज कन्फाइंड इन वेरी स्मॉल स्पेस, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आया था वो इससे कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट हुआ कि नहीं? रदरफोर्ड ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, इसकी अगर आप इंसाइक्लोपीडिया देखोगे तो इतनी बड़ी है, और अगर आप विकीपीडिया पे उंगली चलाओगे तो आपकी उंगली थक जाएगी, रदरफोर्ड नहीं थकेगा। और हमने अभी अभी एमएससी केमिस्ट्री का पेपर दिया है, वहाँ पर भी जो रदरफोर्ड है 250 पेजेस में मौजूद है। आप ये देख लीजिए कि कितना ज़्यादा रदरफोर्ड है। तो आपको अभी सिर्फ सूचना दी जा रही, क्योंकि आप 9th में हो, ज़्यादा नहीं बता। जैसे जैसे हर क्लास में जाओगे रदरफोर्ड आपके साथ निभाएंगे। फिर इनका भी मॉडल फेल हो गया, अभी थोड़ी देर में इनका भी मॉडल फेल करेंगे, नील बोल कर देंगे। तो तीसरी चीज क्या है? ये ठीक कह रहे हैं कि 7 मॉडल आए और 7वां फेल हो गया। बहुत ये लोग सब जानकारी रखते हैं कैसे। ये इंटरनेट का जमाना है, नहीं तो कैसे चंदन को इतना पता। श्रोडिंगर, हीज़नबर्ग सब एक आते जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। आपको भी इस साल 3 ही मॉडल दिए नहीं। अब देखो पढ़ते लिखते नहीं होंगे, फेल हो गए। आगे देखो, द वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180। कुछ क्या हुए 180 पे डिफ्लेक्ट हो गए। इससे क्या पता चलता है बताओ? ये 180 पे डिफ्लेक्ट हुआ, सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड मास सारा। देखो इसी का 3rd पॉइंट देखो, all positive charge and most of the mass is concentrated in very small volume within the atom। all positive charge
और क्या कहा गया है? ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। अरविंद मोस्ट ऑफ द मास क्यों कहा गया है? बोलो। कंसंट्रेटेड इन, क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है तो सारा मास नहीं बोला उन्होंने, इन्होंने कहा मोस्ट ऑफ द मास। इलेक्ट्रॉनों का तो छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? तो ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। इलेक्ट्रॉन तो समझो सरसों के दाने हैं, उनका छोड़ दो उतना, बाकी तो सारा अंदर ही अंदर है। सो कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, in very small volume, ठीक है, as 1 out of 12,000 particles rebounded। एक बार कंक्लूजन भी पढ़ो, कंक्लूजन हम पूछे थे आपसे। इससे पता चलता है। तो ये बताओ किसी एटम के अंदर उसका वो पूरा जो स्पेस है वो ठसाठस भरा हुआ है नीतू की ज्यादातर इस जगह खाली है? सब लोग बता देंगे तो बताइए। पूछा जा रहा है। और ज्यादातर मास कहाँ पे है? उसके पेरीफेरी में है या कहाँ पे है? पेरीफेरी में कहाँ है? न्यूक्लियस कहाँ पे होगा? हाँ, सेंटर में। सारा मास उसका सेंटर में है। और एटम का ज्यादातर हिस्सा कैसा है बताओ? एम्प्टी। जैसे कौन सा दिखा रही बताओ? ये तो थॉमसन है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, दिव्या एटम का सारा मास कहाँ पर है? बोलो। सारा मास चंदन का concentrated in the center, most of the कोई तो बता लेगा। ये बताएंगे विषय। most of the सारा मास तो एटम नहीं होगा क्योंकि मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मोस्ट ऑफ द मास सेंटर में है, सारा मास कहीं नहीं ना। एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? ये कहनी बहुत बड़ी बात है कि ऑर्बिट में प्रोटॉन चक्कर लगाना बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव ऑर्बिट में
अपने आप में ही काफ़ी नई चीज़ है। ये एक 8th मॉडल माना जाएगा। तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है? सेंटर में। और सारा निगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। और मोस्ट ऑफ द मास कहाँ है? सेंटर में। चलो नाउ अब हमारे पास एक बड़ी चीज आती है, दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो मैं इसकी डेट बता दूं कि उन्होंने ये कब दिया। Rutherford's atomic model came in कब हुआ बताओ? Rutherford's atomic model came in 1911। ये बहुत बड़ी बात है, इसीलिए समझो जरा, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन्होंने यहाँ कर लिया। समझो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल 1911 में मॉडल दिया, अभी भी ये प्रोटॉन के मास और उसके बारे में बता नहीं पाए थे। फिर 6 साल बाद प्रोटॉन, इसीलिए इनके मॉडल में भी प्रोटॉन वर्ड नहीं लाना है। मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज तो लिख सकते हो, लेकिन प्रोटॉन वर्ड नहीं लिखना, क्योंकि इसके 6 साल बाद इन्होंने प्रोटॉन वर्ड। समझ आई बात? सो अब जरा देखिए कि Rutherford's atomic model ईयर रिंग। तो जैसे ही ये मॉडल सामने आया, ये सारे लोग इस तरीके के कान में छल्ले पहन के घूमने लगे, बोले अब तो कयामत आ गई। तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की ईयर रिंग है। ईयरिंग्स हैं, इस तरीके की ईयरिंग्स जो है बाजार में प्रचलित हो गई। अब जरा देखें कि देयर आर 3 पॉइंट्स। इन पॉइंट्स में आप इधर उधर नहीं कर सकते, ज़्यादा ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते। जैसे थॉमसन मॉडल का जो पॉइंट जहाँ है उसको कई बार बच्चे पढ़ते हैं, ये नहीं भरोसा करते अपने ऊपर कि मुझे याद होगा, पढ़ के ही जाते हैं लास्ट टाइम। तो वैसे ही इसमें भी आप ज़्यादा कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देयर इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। पहला पॉइंट क्या है? देयर इज positively charged center, बात नहीं करो, in an atom called nucleus. The nearly all the mass of an atom resides in the nucleus, called nucleus. Now कुमकुम सेल के न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? देविका? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन, ये तो सभी को पता है। और इसके एटम के न्यूक्लियस की? सो नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम resides in the nucleus. In the nucleus. First point बोलो देविका।
अस्मिता, और दिशिता, So there is a positively charged center in an atom and श्रेया, there is positive charge center in an atom called nucleus. Nearly all atoms of एटम नहीं है। उत्कर्ष, There is a positively charged center in an atom and most of the mass resides in उन तीनों पॉइंट कुछ the nucleus. ऑल न्यूक्लियस Yes, प्रोटॉन। yes. सेकंड है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन कैसी ऑर्बिट्स में? सर्कुलर ऑर्बिट। ये देखो रदरफोर्ड का मॉडल, तो सेंटर है पॉजिटिवली, तो प्लेनर ऑर्बिट है, एक इलेक्ट्रॉन एक में दिखाना है और फिर दूसरा दूसरे में और फिर तीसरा एक में दो नहीं दिखाना है। और ये भी नहीं कि बहुत सारी ऐसे ऐसे नहीं बनानी, ऐसे ईयर रिंग के टाइप में बनानी, मतलब एक ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा है, तीसरा ऐसे, सब सर्कुलर ही घूम रहा है, लेकिन सबकी जैसे हमारा सोलर सिस्टम है तो उसमें सब ये नहीं कि ऐसे ऐसे ही घूम रहा है, जो जिस तरह से चाहे चक्कर लगाए। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ? द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इन्होंने भी प्रोटॉन वर्ड कहीं नहीं यूज किया है, रिवॉल्व। ये 1911 में आया, ध्यान दो, 6 साल बाद खोज हुई है प्रोटॉन की। रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट, वेल डिफाइंड ऑर्बिट। थर्ड, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, the size of nucleus is very small in comparison to size of atom। न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत छोटा है। His model resembles to solar system। मॉडल सोलर सिस्टम। जैसे इनका मॉडल किस तरीके से रिजेंबल करता है, देखो सोलर सिस्टम कैसा है, सोलर सिस्टम मॉडल। तो सोलर सिस्टम में ऐसे दिखाया तो गया है, एक प्लेन में, और प्लेन में नहीं है, सोलर सिस्टम है, बस चारों तरफ वो घूमते रहते हैं। डिफरेंट ऑर्बिट्स आते हैं, अगर वो ऐसे दिखाए, क्योंकि एक साथ दिखाया नहीं जा सकता, वो इसीलिए साथ साथ दिखाते हैं, अदरवाइज सारे प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ठीक है, वो तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए दिखाया, लेकिन सबका अलग अलग सर्कल है, समझ आई बात? तो ये इनका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। Reason of failure of Thomson's atomic model. Reasons of failure of, दिव्या क्या रीजन हो सकते हैं? बोलो चंदन, क्या रीजन हो सकते हैं? You couldn't explain the reason, like the experiments, the results get by the experiments of other scientists like Rutherford. सही है। As Thomson's model could not explain the alpha particle scattering experiment, जब उनसे जवाब मांगा गया, वो क्या चीज थी जिसने अल्फा पार्टिकल को
रिबाउंड कर दिया तो अगर बगल देखी सामने देखी मुझे। सो दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल could not explain alpha particle scattering experiment of Rutherford। रदरफोर्ड का नाम लिख देना। सो हैड फेल, इसलिए फेल हो गया और उनके मॉडल का स्थान अब रदरफोर्ड के मॉडल ने ले लिया। अब इस तरीके के झुमके प्रचलित हो गए। इस बात पर आप नोएल मुझे सेकंड और थर्ड पॉइंट बताएं। मॉडल क्या? हाँ ऑर्बिट्स वेल डिफाइंड, जो सर्कुलर पाथ होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं। समझ में आया? अगला पॉइंट बोलो। अच्छा बोलो, थर्ड पॉइंट बताइए। अभी ठीक कर रहे हैं। थॉमसन से कौन पढ़ता है? ठीक है, बोलो। Size of nucleus is his model resembles तीनों पॉइंट बोलो। ठीक है, नाउ मेक डायग्राम फॉर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग सेटअप। जो पहला बताया था जिंक सल्फाइड स्क्रीन वाला, नहीं? सो मेक डायग्राम फॉर Rutherford's alpha particle scattering on gold foil। सेकेंड में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये मॉडल बनाना है। इसको लिखोगे न्यूक्लियस, इसको लिखोगे ऑर्बिट, इसको लिखोगे इलेक्ट्रॉन। So make Rutherford's atomic model। Third, state Rutherford's atomic model। हाँ, why Thomson's atomic model was taken? करना है ये क्योंकि हाँ बोलो यही वाला बनाना होगा। जो पहले कल बनाया था या जो आपके नोट्स में किया ये वाला नोट्स में बना हुआ है।
थर्ड में मॉडल लिखना है 3 पॉइंट। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हो गया? In the circular orbit and electrons revolve around it, they will fall into the nucleus due to they lose the energy and falls into the nucleus. तो पूरी बात बता दी। जैसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज फेल। अब आप कोचिंग खोलना तो हमारी वाली थोड़ी दूरी खोलना, ठीक है? अब जरा देखो, एज पर जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो जेम्स मैक्सवेल ने क्या बताया कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा, कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव अगर एक्सिलरेट करेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। देखो इधर चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट, रुक जाओ यहाँ पे अभी, और भी तो कोई पानी पिएगा तो ये और कुछ और किसको पीना है? सौरभ बैठे बैठे चाहते हैं, एक पाइप नहीं लगा सकते वहां से मुंह में, तो पीते अभी। चलो सुनो, जेम्स मैक्सवेल्स की थ्योरी के हिसाब से क्या है बताओ? जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक्सिलरेट का मतलब है अपनी डायरेक्शन बदले या अपनी स्पीड बदले, तो उसमें से क्या होगा? देन इट रिलीजेस एनर्जी एज पर जेम्स मैक्सवेल्स थ्योरी। इनकी थ्योरी के अनुसार व्हेन चार्ज पार्टिकल accelerates, it radiates energy। जैसे सन है तो सन एक प्लाज्मा है, इसमें अंदर बहुत सारे निगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो लगातार क्या हिल डुल रहे हैं हीट की वजह से, और उनके हिलने डुलने की वजह से क्या बहुत सारे रेडिएशंस निकल रहे हैं, और वे हमारी धरती पे पहुंच रहे हैं। क्या पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, तो प्लाज्मा स्टेट है ना, हाइड्रोजन के सभी इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और एक्सिलरेट कर रहे हैं, तो क्या उनसे रेडिएशंस आ रहे हैं, और ऐसा करने से न जाने कितनी हीट हमारे यहाँ पहुंच रही, तो एनर्जी तो पहुंच रही ना सन से। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट इट रेडिएट्स एनर्जी। तो इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, अगर मैं किसी एक ऑर्बिट को लूँ, सारी ऑर्बिट नहीं लेना, तो ये जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्या ये एक्सिलरेट कर रहा है, और ये एक्सिलरेट करते समय क्या अपनी डायरेक्शन बदल रहा है? अगर डायरेक्शन बदले या स्पीड बदले, दोनों ही स्थितियों में एक्सिलरेशन तो है। चेंज इन स्पीड हो, चेंज इन डायरेक्शन हो, वेलोसिटी तो चेंज हो गई ना, तो ये क्या करेगा? क्या ये एनर्जी का पैकेट रिलीज कर देगा? अच्छा सुहाना, ये बताओ कि पेन में अभी ज़्यादा एनर्जी है कि अभी ऊपर? क्योंकि ये यहाँ से गिरे तो ज़्यादा काम कर सकता है, यहाँ से गिरे तो कम काम करेगा। तो अगर इसमें से मैं थोड़ी एनर्जी निकाल लूँ या रेडिएट हो जाए, तो इसे अब अपने सेंटर के पास आ जाना चाहिए कि दूर चले जाना चाहिए? जैसे अर्थ इसका सेंटर है, तो अब इसने एनर्जी रेडिएट कर दी, क्योंकि ये तो एक्सिलरेट कर रहा था, तो इसे धीरे से पास आना चाहिए, तो घूमते घूमते पास भी आएगा। पास आने का मतलब है ये स्पाइरल पाथ में पास आएगा, और हर पर ये कहीं भी होगा, तो क्या ये लगातार एनर्जी रेडिएट ही करता जाएगा, और हर पर पास आ जाएगा, और थोड़ी देर में वो किसमें सिंक कर जाएगा? न्यूक्लियस में सिंक कर जाएगा, और ऐसा ये 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर ही कर लेगा।
यानी रदरफोर्ड का मॉडल कितनी देर तक स्टेबल है? इट इज स्टेबल फॉर 10 to the power 8 seconds. So now as electron in Rutherford's atomic model, Rutherford's atomic model जो इलेक्ट्रॉन है is accelerates, ये एक्सिलरेट कर रहा है, so it radiates energy, अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा and come closer, किसके क्लोजर आ जाएगा? टू न्यूक्लियस, कम क्लोजर टू, उधर मत ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अभी इतना पूछेंगे बता नहीं पाओगे। सो एंड कम क्लोजर टू न्यूक्लियस, इस सेंटेंस को पूरा करो। हाँ तो हाँ ये ठीक होता है। इन स्पाइरल पाथ, जैसा कि कनिष्का ने बताया, इन स्पाइरल पाथ में ये इसके अंदर इसमें सिंक करेगा। एंड स्पाइरल का मतलब क्या होता है? हाँ, सर्पिलाकार, जैसे ये है स्पाइरल पाथ। स्पाइरल, सो स्पाइरल पाथ एंड फॉल into nucleus, hence Rutherford model is not stable for more than Ashreya, more than 10 to the power minus 8 सेकंड से ज्यादा, इतनी देर में ये गिर जाएगा। तो इसलिए दैट्स वाई ये फेल्ड। फिर अगर ये सोलर सिस्टम से रिजेंबल करता था कि नहीं, तो ये रहा सन और ये रही धरती, तो धरती भी फिर क्यों नहीं सन में गिर जाती? बोलो कनिष्का मिश्रा। Sir, because sun is also attracting earth and earth. करेक्ट, जैसा कि नोएल ने बताया, क्योंकि अर्थ चार्ज पार्टिकल नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी 9th में। बिल्कुल तुरंत बताया उसने, बोला क्योंकि वहाँ चार्ज पार्टिकल था, वो एक्सिलरेट कर रहा था, तो एनर्जी रेडिएट कर रहा था। यहाँ जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी ही नहीं लग सकती, क्योंकि अर्थ एक चार्ज पार्टिकल नहीं है। इसलिए कितनी बड़ी बात है, समझ आई? अर्थ डज नॉट फॉल इनटू सन बिकॉज इट इज नॉट एक्सिलरेट, तो कर रही है, उन्होंने कहा एक्सिलरेट कर रही है सर, लेकिन ये एक चार्ज पार्टिकल नहीं है। सो अब हम सबको कनिष्का मिश्रा बताएंगे व्हाई रदरफोर्ड मॉडल वाज फेल्ड। इससे हमको पता चलता है कि कितना समझ में आया। फिर हम और समझाते हैं। बहुत अच्छा, हाँ बोलो मैम। ध्यान से अभी भी बात कर रही हो, वो बता रहा है। When they leave radiation, they will continuously come closer to nucleus in spiral path and ultimately fall into a collapse into the nucleus or sink into the nucleus, and the electron will do so in 10 to the power minus 8 seconds. So Rutherford model was not stable for 10 to the power minus 8 seconds. जैसा कि श्रेया ने बताया। So Divya, why Rutherford's model was failed? James Maxwell theory. Radiates. Charge नहीं रेडिएट करता है, radiates and radiates.
Rutherford model was not stable for more than 10 to the power minus 8 seconds. Hence it failed. Why Earth does not fall into Sun? Suhana, why Rutherford model was failed? As per James Maxwell theory, when an electron accelerates, it radiates energy, And in Rutherford model, electron is accelerating, so it radiates energy. It is stable only for 10 to the power minus 8 seconds. Aman, why Rutherford model was failed? Whereas for James Maxwell's theory, when an Electron नहीं when a charged particle accelerates, it radiates energy, but in electron of Rutherford's theory, it accelerates. तो बट क्यों लगा रहे हो? ऐस बोलो ना, ऐस. As electron in Rutherford's theory accelerates and radiate energy come closer to the nucleus in spiral path and it goes into the nucleus. Falls into the- nucleus. So And this will all happen in 10 to the power minus 8 seconds. So Rutherford model was failed. अब रिपीट कर देखें कितना समझ में आएगा. हम तो बताएंगे ही रिपीट. अच्छा. As per James Maxwell theory, the charged particles accelerate, it radiate energy as the electron in Rutherford model accelerate. So Come closer to the. so it radiates energy. So it radiates energy and come closer to the nucleus in spiral path and fall into the nucleus. Hence. So this all happens in 10 to the power minus 8 seconds again. So Rutherford model is not stable for more than 10 to the power minus 8 seconds. देख लो, सौरभ तो जिस दिन बोलेगा तुम्हें आधा किलो मिठाई खिलाऊंगा. मैं तुमको माला माल कर दूंगा मैं. अब देखो सौरभ देख के बोल सकता है अभी कंडीशन नहीं. यहाँ देखो, समझ लो एक बार फिर से, जल्दी से कॉपी जमा करा किया करो. अब ये देखो, जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है कभी भी कहीं पे भी ऐसे ऐसे हिल डुल रहा है, एक स्पीड से चलेगा तब रेडिएट नहीं करेगा. अगर चार्ज पार्टिकल कोई भी स्पीड से तुम चलाते जाओ तब नहीं करेगा. और आगे पीछे ऐसे ऐसे करोगे तब क्या करना पड़ेगा उसको, एनर्जी उसमें से निकलेगी. तो चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे एक्सिलरेट करेगा तो उसमें एनर्जी निकलेगी. क्या इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में है तो क्या उसमें कुछ एक्सिलरेशन होता है? क्योंकि उसकी हमेशा स्पीड डायरेक्शन बदल रही है. स्पीड कांस्टेंट भी तो डायरेक्शन तो बदल रही है, एक्सिलरेशन है. ठीक है कि नहीं? तो या तो स्पीड बदले या डायरेक्शन बदले तो एक्सिलरेशन माना जाता है कि नहीं? वेलोसिटी चेंज होती है. So as charged particle in Rutherford model, electron accelerate, so it will radiate energy. और अगर ये रेडिएट करेगा एनर्जी, इस पेन से थोड़ी एनर्जी निकाल ली जाए तो ये अर्थ के पास आएगा कि दूर जाएगा? और थोड़ी एनर्जी दे दी जाए तो दूर होगा, अब ज़्यादा एनर्जी हो गई. तो एज इसने अपनी एनर्जी रेडिएट कर दी तो इसको पास आना चाहिए. सो इट विल कम क्लोजर टू न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ. धीरे धीरे रेडिएट करता ही जा रहा है तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, उसी में गिर जाएगा न्यूक्लियस में. और ऐसा 10 टू द पावर माइनस 8 सेकेंड में हो जाएगा. तो 10 टू द पावर यानी आप ये समझिए कि 0.1 बिलियन सेकेंड में, जीरो के आगे 8 पॉइंट के आगे 8 जीरो लगाओ फिर मान इतने सेकंड में ही हो जाएगा. तो इसलिए इनका मॉडल इससे ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं. बोलो, बात समझ में आई? अगली बात देखिए, जब इनके मॉडल में व्हेन दिस मॉडल हैज सो मेनी लूप होल्स, सो लेट अस स्विच ओवर टू सम नेक्स्ट बेस्ट मॉडल. व्हाई टू स्टिक विद दिस मॉडल व्हिच इज ऑब्सलीट? सो हम अब आते हैं नील्स बोर. दो
तरीके की फिजिक्स है। आप लोग इस मतलब जो भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, एक है क्वांटम फिजिक्स जिसमें सारी चीजें पैकेटाइज्ड हैं, और एक है क्लासिकल फिजिक्स। अभी तक आप लोग क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब आ गया क्वांटम फिजिक्स। वहां पर हर ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग होगी, जहां पर सब हर चीज तुम्हें पता हो चुकी। सो नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील बोर के बारे में पढ़ो। तुम श्रेया उस गली में कोचिंग खोलना, चंदन उस वाली में खोलना, सब अलग अलग दूर दूर खोलेंगे, ठीक है। सो नील बोर एटॉमिक मॉडल, सो रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो चुका था, तो इसलिए नील बोर ने कहा कि हम अपना मॉडल देते हैं, बट हमने इसको सपने में देखा और हम इसका कोई प्रूफ नहीं देंगे, ये पॉस्टुलेट है, इट इज ओनली अजम्पशन। इन्होंने जनवरी की रातों में ये देखा कि जब लकड़ी जल रही थी और पार्टी हो रही थी, शराब पार्टी, तो उसमें लकड़ी में से अंगारे छिटकते हुए देखे, और अंगारे छिटकते हुए देखे, वहीं इनके मन में आ गया मॉडल, और सब लोग पार्टी कर रहे थे, तुरंत वहां से गए और मॉडल तैयार करके दुनिया को पेश किया, नोबेल प्राइज पा लिया। देखिए सपने, वही सपना मान लिया लोगों ने कि कितना अच्छा मॉडल है। देखा इन्होंने जो जो फाइंडिंग्स दी सपने की, वो सब बिल्कुल सही सही साबित होती गई। उस इनका एक्सपेरिमेंट आज तक भी फेल नहीं हुआ है। नील बोर का ही एक ऐसा मॉडल है कि इन्होंने बोला है कि हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन ये मेरी फाइंडिंग्स है और इसको जिसको सत्यापित करना हो कर लो, और अभी तक जो लोग इसके वेरीफाई करने के लिए गए हैं उन्होंने इसे सही पाया। सो नील बोर्स एटॉमिक मॉडल सही वाला है, सही है, लेकिन इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, तो फिर और भी मॉडल आते गए, और इनका मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है, जबकि हमारे पास टोटल कितने हैं? हमको सिर्फ हाइड्रोजन का तो नहीं चाहिए ना, हमको तो 118 एलिमेंट्स हैं, तो औरों के लिए भी चाहिए। तो इसलिए सही होते हुए भी ये इसमें कुछ कमियां थी। पहले मॉडल तो बता दे, तब तो कमियां बताएं। मॉडल बता दें, कमी नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर 9th में कमी बताएंगे तो तुम कहोगे लो तीनों मॉडल ही फेल हैं, अब हम क्या करें। तो आपको कमी 10th में बताएंगे, जब चौथा मॉडल बताया जाएगा तब कमी बताएंगे। तो आप कहोगे अब मैं किस मॉडल को मानूं। अब जैसा देखो, सो put forward the following postulates. Neil Bohr put forward. देखो नील जो बोर है प्रेजेंटेड, इन्होंने प्रेजेंट किया एटॉमिक मॉडल इज एटॉमिक मॉडल which was based on postulate, जो assumptions पर आधारित था, मान्यताओं पर, which was based on assumptions या postulates। assumptions को क्या कहते हैं? पहली बात इन्होंने कही कि वो रदरफोर्ड कहते थे कि ये मेरा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन की मर्जी यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, यहाँ घूमे, जहां मर्जी तहां घूमे, और बीच में भी घूम ले, जहां भी चाहे वहां घूमे। कोई उन्होंने डिस्टेंस नहीं तय की थी, यहाँ भी घूम सकता है, यहाँ भी घूम सकता है, कहीं भी। जलेबी बनाने वाला बड़ी जलेबी बनाते चला जाए, तो मतलब वो बता रहे हैं कि कहीं भी घूम सकते। उन्होंने कहा नो नो नो, only certain specific orbits are allowed in an atom, जहां इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, और हमारा वाला इलेक्ट्रॉन एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा, वो एक्सिलरेट तो करेगा, लेकिन वो खास इलेक्ट्रॉन है, वो जेम्स मैक्सवेल की बात नहीं मानता।
वो अब उन्होंने बोला ऐसे कैसे नहीं मानता, बोला ये तो पॉस्टुलेट है, ये मेरी मान्यता, हमने सपने में देखा है, जाओ उससे तो करो। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया, उनका कट ही नहीं पाया। अब जो कोई कह दे ये तो हमने सपने में देखा, उसको कौन काटेगा? कोई सपना ही काट देगा, देखा है तो देखा। मैंने एक ऐसा मुर्गा देखा है जिसके 2 एरोप्लेन थे। होगा भाई, एरोप्लेन है, 2 एरोप्लेन है मुर्गे के, तो सपना थोड़ी कोई काट पाएगा। सपना देख लिए तो कैसे कोई काट पाएगा? तो पहली चीज क्या बताई इन्होंने, ओनली सर्टेन स्पेसिफिक। सो हिज मॉडल स्टेट्स only certain specific orbits, only certain, ये बात सही पाई गई है। specific orbit known as discrete orbit, known as discrete orbits of electron are allowed inside atom, allowed inside atom। इनका भी आगे चलकर आप देखोगे कि 300 पेज तक इनकी भी फाइंडिंग्स है, अच्छी खासी बुक है नील बोर्ड में। इनका कहने का मतलब है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है अगर वो यूनिट डिस्टेंस पर है तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उससे 3 गुना दूरी पर होगा। तो 1 गुना दूरी, 3 गुना दूरी और फिर 5 गुना, और फिर बात समझ आए, 1, 3, 5 ऐसे, फिर 7 टाइम्स इस तरीके से। ओके, तो इन्होंने कहा कि स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होंगी, कहीं भी नहीं घूम सकता। कैसे घूमेगा? कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस है वहीं वहीं घूम सकता है। देखो लिखा है, पहला सेंटेंस बोलो अपने आप में ही, बहुत बड़ी बात है। बोलो बेटा। ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स, जिसको कि विलगित ऑर्बिट कहेंगे। ऑर्बिट का मतलब कक्षाएं, जिसका जैसे धरती की एक कक्षा है, सूर्य के साथ, तो ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स हैं। कंटिन्यूअस ऑर्बिट नहीं है, यहाँ होगा या यहाँ होगा, उसको कहते हैं अलग अलग विलगित कक्षाएं। ओनली सर्टेन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। और फिर आगे श्रेया ने बता दिया अलाउड एनर्जी स्टेट, जैसा ही हुआ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उनकी अलाउड एनर्जी स्टेट, वहीं रह सकता है इलेक्ट्रॉन और कहीं नहीं रह सकता। बात समझ आई? फिर से बोलो। Inside atom, and these orbits are called allowed energy states। उन्हें क्या कहेंगे बोलो? allowed या energy levels। so these orbit की जो एनर्जी होगी उसे क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल्स। फिर से एक बार बोलो फर्स्ट पॉइंट। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स यानी विलगित कक्षाएं, डिस्क्रीट ऑर्बिट। सेंटेंस सही बोलो, बोलो जरा, बस बोलो। And these are known as energy levels। दूसरा पॉइंट है while revolving electron in these orbit do not radiate energy। जिस पे वो मॉडल फेल किया था वहीं पहुंच गया, बोले हमारा इलेक्ट्रॉन तो खास है, वो एनर्जी घूम रहा है, एक्सीलरेट भी कर रहा है। कोई बात नहीं, बोला हमने तो सपने में देखा है, तुम कैसे कहा? बोलो सेकंड पॉइंट बोलो। while revolving electron in these orbit do not radiate। बोलो जरा, बोलो जरा। ठीक है, चलो। While revolving in discrete orbits, the electrons, while revolving in discrete orbits,
electrons do not radiate energy। तो अगर हम एक बोर मॉडल बनाएं तो वो इस तरीके से है, ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है और ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं। ये न्यूक्लियस और ये पहली ऑर्बिट ऐसे n इज इक्वल्स टू 1 कहेंगे, दूसरी को और n इज इक्वल्स टू 3। इन ऑर्बिट का इन्होंने नाम भी दे दिया KLM अपने मन से। तो ये 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ये तीनों क्या हैं? 3 एनर्जी लेवल। और ये कौन सा मॉडल है? बोर्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल इन्होंने तो अपना बस्ता ही बंद कर लिया नोएल ने। ठीक है, इतना ही रखो। ये बस्ता बंद हो गया तो वकीलों का बस्ता होता है, मालूम है ना? कहते उनका बस्ता बंद था तो वापस आ गए।